हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हमारा ये जो चैप्टर 16 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर शुरू होने से पहले करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, ठीक है, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे और आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Role of other organs in excretion. Other than the kidneys, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste. तो देखो, हमने इस पूरे चैप्टर में किडनी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसमें नेफ्रॉन में पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है बॉडी से, ठीक है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किडनी के अलावा भी अदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। और भी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसमें से पहला है आपका लंग्स, दूसरा है लिवर, यहाँ पे फिर तीसरा दिया हुआ है स्किन और यहाँ पे फोर्थ नंबर है यहाँ पे आपका सलाइवा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 200 ml per minute एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले अदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लंग्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये जो लंग्स है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये तो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में देखा ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपको याद रखना है कि कितना, 200 ml पर मिनट जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। इसके अलावा ये जो है वाटर वेपर को भी रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी से बाहर किया जाता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका यहाँ पे लिवर। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पे लिवर। तो लिवर को हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है, जिसमें, और इस बाइल का कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट जो निकलता है, ठीक है, जो फीसेस होते हैं उसके थ्रू ये सारे के सारे जो भी सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये जो है बॉडी से निकल जाते हैं। इसी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से ही आपका जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, फीसेस होता है, उसको वहां पे कलर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। लीवर जो है, लीवर क्या करता है, इस बाइल को प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में ये क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में आपको जो है स्वेट ग्लैंड देखने को मिलता है, सेबेशियस ग्लैंड देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। दी स्वेट and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्वेट और sebaceous gland है वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं और वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने सिक्रीशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द sweat glands is a watery fluid containing NaCl, small amounts of urea, lactic acid, etc.
अब देखो, स्किन में यहाँ पे एक प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, स्वेट को सिक्रीट करता है। ठीक है, स्वेट क्या है, पसीना जिसको हम कहते हैं, वाटरी फ्लूइड है। और इसमें जो है वाटर तो होगा ही, साथ ही साथ NaCl होगा, इसीलिए वो उसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है। ठीक है, सॉल्टी होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तो और इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, किसमें, हमारे स्वेट में। Now, though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also help in the removal of some of the waste mentioned above. तो यहाँ पे स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, आप यहाँ पे लिख लेंगे प्राइमरी फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है स्वेट का, पसीने का, तो ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को कूल करने के लिए स्वेट यहाँ पे जो है सिक्रीट आउट होती है बॉडी से, प्रोड्यूस होती है। लेकिन साथ ही साथ ये जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करती है, जैसे कि यहाँ पे जो भी वेस्ट यहाँ पे मेंशन है वो। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वेट ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिबेशियस ग्लैंड के बारे में। सिबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, hydrocarbons and waxes through sebum. This secretion provides a protective oily covering for the skin. अब देखो यहाँ पे ये जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो सीबम सिक्रीट करते हैं, और इस सीबम में आपका स्टेरॉल्स होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वैक्स होता है। ठीक है, ये जो सिबेशियस ग्लैंड ये जो सीबम सिक्रीट करता है, तो ये सीबम क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर बनाता है हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ do you know that a small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? अब यहाँ पे ये जो हमारा सलाइवा होता है वहां से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क पूछा गया है इस तरह से कि क्या आप जानते हैं कि सलाइवा से हमारा ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी एलिमिनेट किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Malfunctioning of the kidneys can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia, which is highly harmful and may lead to the kidney failure. अब देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। ठीक है, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज का मतलब किडनी जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। ठीक है, वहां पे कुछ खराबी है। तो अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में क्या निकलता है, यूरिया। ठीक है, तो वो जो है फिल्टर आउट होकर के बॉडी से बाहर ना जा करके किस में ही रह जाएगा, यहाँ पे ब्लड में ही। तो जैसे ही किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, इसका मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया होगा, किसमें, ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड के अंदर यूरिया का जो अमाउंट है, यूरिया का जो मात्रा है, अगर वो ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं, यूरेमिया। ठीक है, अब ये जो यूरिया का ये जो एक्यूमुलेशन है ब्लड में, ये हाईली हार्मफुल होता है, और इट मे लीड टू द किडनी फेलियर। ये किडनी फेलियर में ये जो है कन्वर्ट हो सकता है। Okay, in such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. During the process of hemodialysis, okay, तो यहाँ पे जैसे ही ये यूरेमिया जो पेशेंट होते हैं तो उनमें जो है हीमोडायलिसिस ये प्रोसेस होता है। इस हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, ये जो यूरिया जो ब्लड में होता है उसको हटाया जाता है ब्लड से। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया और किडनी फेलियर। तो जो भी पेशेंट होते हैं जिसमें किडनी फेलियर जो है शिकायत रहता है, यूरेमिया रहता है, उनमें हीमोडायलिसिस को यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम हीमोडायलिसिस के बारे में अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम हीमोडायलिसिस के बारे में समझ लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ हीमोडायलिसिस क्या है। हीमोडायलिसिस क्या है कि ब्लड में जो भी यूरिया का जो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है उसको रिमूव करना ही क्या है, यूरेमिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, यूरेमिया पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट जिनका किडनी काम ही नहीं करता है, किडनी फेल है, उनके में ये जो है यूज किया जाता है। तो सबसे पहले किया क्या जाता है, यहाँ से ब्लड इज टेकन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी ऑफ पेशेंट। तो आर्टरी से यहाँ पे ब्लड को लिया जाता है, फिर उसके बाद वहां पे क्या किया जाता है, एंटीकोगुलेंट, मतलब कि हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, देखो ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आता है वो क्या हो जाता है, थक्का वहां पे जमने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइप के थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है बॉडी से। तो यहाँ पे ये जो हिपेरिन है उसको ऐड किया जाता है ताकि
वो जो ब्लड है उसका थक्का ना जमे, वहां पे क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, तो इसीलिए पहले पाइप से यहाँ पे कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, फिर उसमें जो है हिपेरिन ऐड किया जाता है ताकि क्लॉटिंग से प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है इसको ब्लड इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे डायलाइजिंग यूनिट जिसको जिसको और क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में क्या किया जाता है, पंप किया जाता है इस ब्लड को। कैसे पंप किया जाता है ये देखो, यहाँ से आर्टरी से निकाला, ठीक है, हिपेरिन इन्फ्यूजन मतलब हिपेरिन ऐड किया गया, फिर यहाँ पे जो रोलर पंप दिया गया है इससे ये जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है, ये डायलाइजर है, डायलाइजिंग यूनिट इसी को हम बोल रहे हैं। इसी को और क्या बोला जा रहा है, आर्टिफिशियल किडनी। इसमें जो है इस तरह से क्या किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो डायलाइजिंग यूनिट होता है इसमें कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है जो कि सराउंडेड बाय द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब। ठीक है, इस तरह से कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब उसमें होता है, और ये जो पूरा का पूरा ट्यूब है इस ये कैसा होता है, यहाँ पे ये इस तरह से सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड से यहाँ पे ये क्या होता है, घिरा हुआ होता है। जैसे ये तो ब्लड हो गया, यहाँ पे जो है सेलोफेन ट्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। नाउ सेलोफेन मेम्ब्रेन इज पोरस एंड सेमी परमिएबल। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा है ये क्या है, होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है। अब सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि ह्यूमन जो सेल है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है या फिर कोशिका सेल मेम्ब्रेन है, वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने जो है अक्रॉस आने जाने देता है। उसी तरह से ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेलो ट्यूब में लगा हुआ होता है, वो भी क्या होता है, पोरस और सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो, अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब यहाँ पे ये जो आर्टरी से जो ब्लड आ रही है उसमें जो है ब्लड तो है ही साथ यहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह ये सारे के सारे प्रेजेंट है। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ठीक है, ये तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आप ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है और ये जो ब्लड है उसके कंपोजिशन को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड हैज द सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पे ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है और प्लाज्मा है उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा, ये जो ब्लड है इसमें आपको नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलेगा, और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ब्लड में यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, ना के बराबर है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्म हो गया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक साइड पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक साइड पे उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यही क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ब्लड से ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें चला जाता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट मूव आउट ऑफ ब्लड इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये देखने को मिल रहा है, यूज डायलाइसिस फ्लूइड रिमूव वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेश, ये क्या है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो है ब्लड आ रहा है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसमें जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको इस तरह से अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद फिर से उस यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये डायलाइजर है, इसमें फिर से ये डायलिसिस का जो फ्लूइड है उसको यहाँ पे फिर से भर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये जो ब्लड है वो साफ होते जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते जाता है, वैसे वैसे ही इसको पाइप के थ्रू कहाँ पे भेजा जाता है, पेशेंट के बॉडी में भेजा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर ब्लड बिकम्स क्लियर्ड ऑफ वेस्ट। तो ब्लड में यहाँ पे कोई भी अब वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद इसमें एंटी हिपेरिन जो है ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद क्लींस्ड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द बॉडी थ्रू अ वेन। तो वेन के थ्रू फिर इसको बॉडी में पंप किया जाता है, और वेन
वेन से ये फिर ये कहाँ पे जाएगा, आपका जो ब्लड है वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर पूरे बॉडी में पंप किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेप्स ऑफ हीमोडायलिसिस, जो कि आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस मैंने बताया वो, और यहाँ पे ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड और प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रीड करते हैं। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. तो dialyzing unit को और क्या बोला जा रहा है, artificial kidney. Blood drained from convenient artery is pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. ठीक है, तो ब्लड को जो है convenient artery से निकाला जा रहा है और dialyzing unit में पंप किया जा रहा है। उसके पहले यहाँ पे एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन को ऐड किया जा रहा है ताकि उसमें ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste. तो वो जो डायलाइजिंग यूनिट है उसमें जो है आपको सेलोफेन ट्यूब देखने को मिलेगा जो कि किससे घिरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड से। और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के बराबर है, सिर्फ यहाँ पे अंतर एक है कि प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होता है। The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on the concentration gradient. तो यहाँ पे जो cellophane tube होता है तो उसमें क्या होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल और ये पोरस होता है, छिद्रनुमा होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है वहां पे, फिर उसके बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे अपने में डिफ्यूज होने देता है। ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डायलाइजिंग फ्लूइड में एब्सेंट है, तो ये जो सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। इस तरह से ब्लड जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी, तो क्लियर ब्लड जो है फिर से बॉडी में पंप कर दिया जाता है थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट। ठीक है, तो ये नहीं भूलना है आपको कि एंटी हिपेरिन जो है ऐड किया जाता है वेन में भेजने से पहले। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो मेथड है वो लाइफ सेविंग मेथड है किसके, यूरेमिक पेशेंट्स के लिए। चलो, तो ये तो हो गया आपका डायलाइजिंग फ्लूइड का। ठीक है, हीमोडायलिसिस का स्टेप। आगे बढ़ते हैं। ओके, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure, kidney failure. ठीक है, तो यहाँ पे जो किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर जब भी होता है किसी भी पेशेंट में, तो उसका एक ही इलाज है क्या, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आप जो है किसी और जो ह्यूमन है उससे आप किडनी को लें और यहाँ पे क्या करें, जिसका भी किडनी यहाँ पे फेल है उसको आप क्या करेंगे, वहां पे ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, आपका जो है आपकी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, आपका जो काम है वो एक किडनी से भी चल जाता है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, preferably a close relative, to minimize its chance of rejection by the immune system of the host. तो देखो यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी किडनी क्या है, खराब है। ठीक है, इसकी जो किडनी है ये क्या है, खराब है। यहाँ पे पर्सन है, इसके पास यहाँ पे 2 किडनी है और वो हेल्दी है। अब यहाँ पे अब इसकी किडनी खराब है तो इसकी जो है लाइफ सेव करने के लिए, बचाने के लिए एक किडनी जो है इसके में ट्रांसप्लांट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी ह्यूमन का आप किडनी लेंगे और इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे और वो जो है सक्सेसफुली वहां पे ट्रांसप्लांट हो भी जाएगा, नहीं। अगर आप किसी भी पर्सन का किडनी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दोगे तो वहां पे उसका ये जो होस्ट है, ठीक है, ये जो होस्ट है इसकी बॉडी जो है वहां पे क्या करेगी, इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस चीज को, इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी डोनर होता है, किडनी डोनर, हमेशा उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसे ब्लड रिलेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो जितना ज्यादा वो ब्लड रिलेशन में होता है उतना ही ज्यादा ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे सफलता मिलती है, सक्सेसफुली ये ट्रांसप्लांट हो पाता है। ठीक है, चलो
मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो यहाँ पे जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं वो इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक का सक्सेस रेट क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ओके, चलो, तो ये आपको याद रखना है कि जो भी डोनर है, ठीक है, जो किडनी देने वाला है, वो इस पर्सन का क्या हो, क्लोजली रिलेटिव हो। चलो, सेकेंड यहाँ पे है रीनल कैलकुलाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टोन और इनसेल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किडनी स्टोन की जो हम बात करते हैं तो उसको रीनल कैलकुलाई ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टोन या फिर इन स्टोन किसको बोल रहे हैं, वहां पे कोई पत्थर नहीं आ जाएगा, वहां पे क्या होता है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट का यहाँ पे इनसॉल्युबल मास होता है जो कि नहीं घुल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सलेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है किडनी के अंदर फॉर्म हो जाता है। ये जनरली होता है कि जब आप बहुत अच्छे से पानी नहीं पी रहे होते हो, जब आप अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे होते हो अपने बॉडी का, तब। तो ये क्या हो गया, रीनल कैलकुलाई, इसमें ऑक्सलेट जैसे क्रिस्टलाइज सॉल्ट का क्या बन जाता है, इनसॉल्युबल मास या फिर स्टोन, पथरी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। तो ग्लोमेरुली जो होता है उसका यहाँ पे इन्फ्लामेशन, मतलब उसमें जो है आपको सूजन देखने को मिलती है, तो ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये सारे डिसीज जो है आपको याद रखने हैं, मेजर कॉलम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं समरी में। Many nitrogen containing substances, ions, carbon dioxide, water, etc. that accumulate in the body have to eliminated। ठीक है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, आयंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हैं, ये सारे के सारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। Nature of nitrogenous waste formed and their excretion vary among animals, mainly depending on the habitat availability of the water। तो यहाँ पे किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक एनिमल के बॉडी में बनेगा, ये डिपेंड करता है कि वो उसका हैबिटाट कौन सा है। ठीक है, हैबिटाट में भी अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, कि वहां पे वाटर कितना ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपका जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है क्या है, मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरह से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं एनिमल्स के बॉडी के बाहर। नेक्स्ट आता है प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड द किडनीज आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। तो हमने जो है इसका प्रॉपर टेबल बना करके देखा था। ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीजें। ठीक है, they not only eliminate nitrogenous waste but also help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को तो बाहर करते ही हैं बॉडी से, साथ ही साथ जो बॉडी का आयन एंड एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का, उसको भी ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेगा, मतलब कि 2 किडनीज। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब कि 2 यूरेटर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक ही होता है, एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, ईच किडनी हैज ओवर अ मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो दो में से, मतलब ईच किडनी में, हर किडनी में जो है आपको मिलियन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, एंड इट हैज 2 पोर्शन। इसमें ये दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, glomerulus is a tuft of capillaries formed from afferent arteriole fine branches of renal artery। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जो कि एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स क्या है, फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी है, जो किडनी की जो आर्टरी है उसको रीनल आर्टरी बोला जा रहा है, उसकी फाइन ब्रांचेस है एट्रियोल्स। ठीक है, The renal tubules starts with a double walled Bowman's capsule। तो यहाँ पे जो renal tubule है, दूसरा भाग है नेफ्रॉन का, वो Bowman's capsule से जो है स्टार्ट होता है, and is further differentiated into the proximal convoluted tubule। फिर उसके बाद आपका जो है PCT आता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे Henle's loop आता है। ठीक है, Henle's loop में आपको डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब दोनों देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपका DCT आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके,
The DCTs of many nephron is joined to a common collecting duct, many of which ultimately open into the renal pelvis. तो यहाँ पे जो बहुत सारे DCT हैं वो बहुत सारे आपस कहाँ पे खुलते हैं, ठीक है, बहुत सारे DCT जो है कलेक्टिंग डक्ट में आकर के यहाँ पे इस तरह से ओपन होते हैं और फिर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होते हैं और ओपन होते हैं किसमें, रीनल पेल्विस में, थ्रू दी मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। The Bowman's capsule encloses the glomerulus to form Malpighian और renal corpuscle। तो यहाँ पे जो है Bowman's capsule प्लस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं मेल्पिजियन बॉडी और यहाँ पे इसी को और क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है इसमें 3 प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। एक है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। Filtration is a non-selective process performed by the glomerulus यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये जो टफ टफ कैपिलरीज की जो बनी हुई था ना उसके थ्रू। और वो किस पे डिपेंड होता है, यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपका वहां पे उतना ज्यादा आपका जो है फिल्ट्रेशन होगा। About 1200 ml of blood is filtered by the glomerulus per minute to form 125 ml of filtrate in the Bowman's capsule। एंड ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इससे जो है आपको मैथ्स टाइप ऑफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो 1 मिनट में 1200 ml क्या ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है, 1200 ml ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 125 ml फिल्ट्रेट जो है बनता है, ठीक है, और ये किसमें, बोमेंस कैप्सूल का जो ल्यूमन होता है, ट्यूब होता है, उसमें वो जाता है, क्या, 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GGA, a specialized portion of the nephrons, plays a significant role in the regulation of GFR। तो GGA के बारे में हमने पढ़ा था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, जो कि यहाँ पे ये जो GFR है इसके रेगुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम को यहाँ पे सिक्रीट करता है। तो रेगुलेशन में हमने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पिछले ही लेक्चर में देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। Nearly 99% of the reabsorption of the filtrate takes place through different parts of the nephrons। तो यहाँ पे 99% ऑफ reabsorption जो है यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन्स का जो टिब्यूल पार्ट्स है वहां वहां पर ही हो जाता है, ठीक है, मोस्टली पीसीटी में। पीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल इज द मेजर साइट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन। तो पीसीटी में जो है मेजरली 70% ऑफ जो रीएब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, आयंस का, वो पीसीटी में ही हो जाता है, ठीक है, और कुछ चीजों का यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन भी किया जाता है। हेनलेज लूप, एचएल का मतलब हेनलेज लूप, प्राइमरली हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोलर ग्रेडियंट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हेनलेज लूप का मेनली देखो, हेनलेज लूप में जो रीएब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, सबसे मिनिमम यहीं पर ही होता है रीएब्जॉर्प्शन का काम। तो इसका काम क्या होता है, हेनलेज लूप का काम होता है यहाँ पे ऑस्मोलर ग्रेडियंट को बना करके रखना। जैसे कॉर्टेक्स में आपका जो है ये जो है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है कंसंट्रेशन होता है, और जो मेड्यूला है, इनर मेड्यूला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसको मेंटेन करना किसका काम है, हेनलेज लूप का काम है। और जो भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है जिससे कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो सब किसकी वजह से होता है, इसी ऑस्मोलर ग्रेडियंट की वजह से होता है, ठीक है, विद इन द किडनी इंटरस्टिशियम। ओके, DCT and collecting duct allow extensive reabsorption of water and certain electrolytes which help in osmoregulation, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया could be secreted into the filtrate by the tubules to maintain the ionic balance and the pH of the body fluids। अब देखो यहाँ पे जो DCT है, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन वहीं पर ही होता है। सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होता है, ठीक है, यहीं पर ही कुछ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, ओके।
और ये सारे के सारे जो हैं बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। Now, a counter current mechanism operates between the two limbs of the loops of Henle and those of vasa recta capillary parallel to Henle's loop। तो यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये किसके किसके बीच होता है? टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और सिमिलरली वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा में भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। The filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but it is diluted by the ascending limb। तो देखो फिल्ट्रेट जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में नीचे जाता है वैसे ही ये ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड होते जाता है, ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। और फिर जैसे ही वो असेंडिंग लिम्ब में जाता है, अब देखो वो जब डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे मूव करता है तो वो कंसंट्रेटेड क्यों होते जाता है? क्योंकि वहां से वाटर जो है निकलने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब में जैसे ही वो ऊपर जाता है वो ज्यादा डाइल्यूटेड होने लगता है, मतलब कि वो उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब से जो है NaCl निकलने लगता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए। Now, electrolytes and urea are retained in the interstitium by this arrangement। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया जो है इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, इस मैकेनिज्म के द्वारा जो इंटरस्टिशियम होता है, ठीक है, जो इनर मेड्यूलर इंटरस्टिशियम होता है उसमें वो जो है रिटेन रहते हैं, बने हुए रहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वहां पे सॉल्यूट रहेगा, उस इंटरस्टिशियम में अगर सॉल्यूट रहेगा तो वहां की जो ऑस्मोलैरिटी है या फिर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, ओके। DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times, that is from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter, an excellent mechanism of conservation of water। तो देखो यहाँ पे ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, या पूरा का पूरा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो क्या करता है, यूरिन को 4 टाइम क्या कर देता है, कंसंट्रेटेड कर देता है। जैसे कि कॉर्टेक्स में जो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट आता है छन करके, ठीक है, ग्लोमेरुलस बॉडी से बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आता है वहां पे जीएफआर के थ्रू, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। लेकिन जब वो यूरिन के थ्रू जब बाहर जाता है बॉडी से तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो देखो 300 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1200। तो फिल्ट्रेट को जो है 4 गुना यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बॉडी में पानी को बचाने के लिए ये सारी चीजें किया जाता है, ठीक है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल द वॉलंटरी सिग्नल फ्रॉम CNS कैरीज आउट इट रिलीज थ्रू यूरेथ्रा, दैट इज मिक्यूरेशन। अब देखो यहाँ पे जो भी यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए जो है मेडुलरी पिरामिड्स में जाएगा, मेडुलरी पिरामिड से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही हाफ फिल्ड होता है उसका जो वॉल होता है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या भेजेंगे, वहां पे सिग्नल भेजेंगे कि यहाँ पे जो है यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, ठीक है। फिर CNS जो है वहां से मोटर सिग्नल भेजता है और यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो है बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसके बाद जो आपका यूरेथ्रा होता है वो रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद जो है आप यूरिन पास करते हो और यही जो यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है उसी को ही मिक्यूरेशन बोला जाता है। स्किन, लंग्स एंड लिवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्किन, लंग्स एंड लिवर, और यहाँ पे आप सलाइवा भी लिख सकते हो। ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसको हमने आज पढ़ा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा 100 to 200 MCQs जो है डेली लगाने हैं इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।